हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो अगेन एक एमसीक्यू सेशन रहेगा जो टारगेट रहेगा अपने यूपी यूएमएस एग्जाम के लिए और अपकमिंग नोट सेट एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस क्लास के अंदर हम ऐसे एमसीक्यूज को सोल्व करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी रहेगी एग्जाम के अंदर ज़्यादा आने की। ठीक है, और कुछ कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं यूपी यूएमएस के लिए। ठीक है, बाकी कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जो उन टॉपिक्स में से हैं जिनसे यूपी यूएमएस का पेपर बनाया गया था, लास्ट पेपर। ठीक है, तो हो सकता है वो उस टाइप के एमसीक्यूज या उन टॉपिक में से आपको फिर से कुछ एमसीक्यूज देखने को मिले। तो साथ ही साथ ये क्लासेज जो है वो नोट सेट की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो वो भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने यूपी यूएमएस के लिए 25 मॉडल पेपर हमने बनाए हैं। हमारी ऑफिशियल ऐप है, जो अभी आप लोगो देख पा रहे हो, यही लोगो हमारा ऑफिशियल ऐप का है। iOS के लिए, प्ले स्टोर के लिए, दोनों के लिए उपलब्ध है। तो जिन भी स्टूडेंट को टेस्ट सीरीज वगैरह देनी है, टेस्ट प्रैक्टिस करना है रियल टाइम, लाइक जो नेगेटिव मार्किंग उसमें है वही हमने रखी है। ठीक है, जितने एमसीक्यूज बाकी उसमें देखो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और यूपी यूएमएस प्री टेस्ट आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को बिना किसी देरी के। फर्स्ट एमसीक्यू हम सभी के सामने, द क्लाइंट इज रिसीविंग एन आई ऑइंटमेंट एंड एन आई ड्रॉप। ठीक है, एक क्लाइंट को है वो, उसको क्या रिसीव किया गया है, आई ऑइंटमेंट भी लगाना है उसके और आई ड्रॉप भी लगाना है। द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू, अब नर्स जो है वो क्लाइंट को क्या इंस्ट्रक्शन करेगी। ऑप्शंस क्या है अपने पास में, एडमिनिस्टर द आई ऑइंटमेंट फर्स्ट फॉलोड बाय आई ड्रॉप, कि भाई आपको जो है वो ऑइंटमेंट को जो है आपको पहले काम में लेना है, आई ड्रॉप को बाद में लगाना है। एडमिनिस्टर आई ड्रॉप फर्स्ट फॉलोड बाय आई ऑइंटमेंट, कि भाई पहले आई ड्रॉप फिर ऑइंटमेंट। सी, एडमिनिस्टर द आई ऑइंटमेंट, पहले आप आई ऑइंटमेंट लगाओगे, वेट फॉर 5 मिनट देन एडमिनिस्टर आई ड्रॉप। लास्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, एडमिनिस्टर द आई ड्रॉप फर्स्ट, 10 मिनट का वेट करोगे उसके बाद में एडमिनिस्टर द आई ऑइंटमेंट। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया है। क्या रहेगा अपना आंसर इस एमसीक्यू का? अच्छा एमसीक्यू है, रिपीट होता है। तो देखिए इस एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, डी यहाँ पे जो है वो करेक्ट रहने वाला है। सबसे पहले क्या किया जाएगा, आई ड्रॉप को यहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा, उसके बाद में ठीक है वेट देखियो 5 to 10 मिनट का क्या रखोगे आप, वेट रखोगे, उसके बाद में जो है वो ऑइंटमेंट डालोगे। ठीक है, सबसे पहले आई ड्रॉप, उसके बाद में 5 to 10 मिनट आप वेट करोगे, उसके बाद में आई ऑइंटमेंट। ठीक है, इस प्रकार से अपना जो है वो अप्रोच रहेगा एमसीक्यू का और मेडिकेशन का। नेक्स्ट एमसीक्यू, ठीक है, मैंने कुछ बच्चों के कमेंट्स देखे थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा डिस्कशन कम चाहिए और उनको थोड़ा रेशनल ज़्यादा, रेशनल मीन्स एमसीक्यूज उनको ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, सेशन रहेगा, उसके अंदर अपन मैक्सिमम एमसीक्यूज पे फोकस रखेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में मुझे कमेंट करना कि अगर आपको कौन सा वे ज़्यादा ठीक लगता है, थोड़ा डिस्कशन करूँ मैं उसके लिए, या फिर मैं आपको केवल और केवल एमसीक्यूज बताऊँ। ठीक है, आपको जैसा चाहिए मैं आपको वैसा प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, नेक्स्ट एमसीक्यू, ग्रेप फ्रूट जूस। ठीक है, ग्रेप फ्रूट जूस शुड नॉट बी गिवन टू ए पेशेंट हु इज ऑन द फॉलोइंग थेरेपी। ठीक है, कौन सी थेरेपी या फिर कौन सी ड्रग थेरेपी अगर चल रही है पेशेंट को, तो आप पेशेंट को ग्रेप फ्रूट जूस जो है वो नहीं दोगे। एम्पिसिलिन, एटोरवास्टेटिन, एसिक्लोफिनेक या फिर पेनिसिलामाइन। ठीक है, कौन सी ड्रग थेरेपी के साथ में ग्रेप फ्रूट जूस आप नहीं दोगे। तो देखिए इस एमसीक्यू को समझने से पहले हमें थोड़ा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो दो टाइप की ड्रग्स होती है। ठीक है, फर्स्ट वन होती है एंजाइम इंड्यूसर एंड सेकंड वन होती है एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स। ठीक है, एंजाइम इंड्यूसर ड्रग्स, दूसरी होती है क्या, एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स। ठीक है,
तो देखो एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स का क्या सीन्स हो गया, मतलब ऐसी कौन सी ड्रग है अगर आप दोगे तो उससे क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी कम डिक्रीज हो जाएगी, और अब इसकी वजह से जो है वो क्या, ड्रग का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब क्या इससे क्या हो जाएगा, ड्रग जो है वो ड्रग का थेरापेटिक लेवल भी बढ़ जाएगा, थेरापेटिक लेवल भी साथ साथ में इंक्रीज हो जाएगा, तो अब ये क्या लीड कर देगा, टॉक्सिसिटी। इसलिए हम ऐसी ड्रग को साथ में आप अवॉइड करते हैं जो क्या करती है, एंजाइम इनहिबिटर हो। तो आपसे क्या पूछा गया है, ग्रेप फ्रूट जूस शुड नॉट बी गिवन टू अ पेशेंट हु इज ऑन फॉलोइंग ड्रग, ठीक है। ग्रेप फ्रूट जूस किसमें आता है, ऐसी ड्रग में जो क्या करती है, एंजाइम इनहिबिटर कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। ये क्या करेगा, अगर किसी ड्रग के साथ में ग्रेप फ्रूट जूस हम दे रहे हैं तो उस ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म उसका थेरेपेटिक लेवल है वो अल्टर होंगे और ड्रग की टॉक्सिसिटी कोज हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रेप फ्रूट जूस को जो है हम कभी भी एटोरवास्टेटिन ड्रग थेरेपी चलती है उसके साथ में हम नहीं देते हैं, क्यों नहीं देंगे, उसका रीजन आप सभी के सामने है, ठीक है। बात को किसकी की हमने, एंजाइम इनहिबिटर की। तो इसी का सिमिलर क्या होता है, एंजाइम इंड्यूसर, ठीक है। एंजाइम की ये क्या कर देगा, एक्टिविटी को बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज हो जाएगा और जो अपना नॉर्मल जो थेरापेटिक लेवल है, ठीक है, वो भी कैसा होगा, डिक्रीज होगा या फिर अल्टर होगा। अब इस ड्रग को आपको नॉर्मल थेरापेटिक लेवल तक पहुंचाने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, पेशेंट को हाई डोज देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए आपको देखो कुछ ड्रग्स होती है एंजाइम इंड्यूसर, कुछ होती है एंजाइम इनहिबिटर। तो अभी हम उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी ड्रग एंजाइम इंड्यूसर है, कौन कौन सी ड्रग एंजाइम इनहिबिटर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आई होप आपके दोनों कि एंजाइम इंड्यूसर क्या है, इनहिबिटर क्या है, किस प्रकार से ये ड्रग इन पे एंजाइम्स पे अफेक्ट करती है, ठीक है। तो वन बाय वन अपन क्या करेंगे, देखो आप इस टॉपिक को लिख लीजिएगा, मैंने इससे पहले इस टॉपिक के एमसीक्यूज नहीं सोल्व करवाए थे, तो अगर मेरा कोई स्टूडेंट जो रेगुलर क्लासे लेते आ रहा मेरी, तो उसके एक अच्छे नोट्स प्रिपेयर हो रहे होंगे, ठीक है, साथ साथ में लिखते भी रहिएगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे किसके बारे में, एंजाइम इंड्यूसर्स, मतलब एक्टिविटी को बढ़ाने वाली ड्रग्स कौन कौन सी है। तो सबसे पहले कौन सी आती है, ग्लूसियोफ्लुविन, इसके बाद में फेनिटोइन, इसके बाद में कार्बामाजेपाइन, इसके बाद में रिफाम्पिसिन, इसके बाद में आप देखो, इसके बाद में आप अगर पेशेंट जो है वो स्मोकिंग कर रहा है, ये भी क्या कर देगी, एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगी। इसके बाद में फिनोबार्बिटोन, सेकेंड वन की बात करूं तो एंजाइम डिक्रीज वाली, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर। इसके अंदर कौन कौन सा आता है, आइसोनियाजिड, आईएनएच, ठीक है। इसके बाद में सिमेटिडिन, इसके बाद में क्या आता है, सिप्रोफ्लोक्सासिन, इसके बाद में वोल्पोरिक एसिड, इसके बाद में केटाकोनाजोल, ओके। तो ये ऐसे अपन को एमसीक्यू एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, शेड्यूल ऑफ ड्रग टू बी सोल्ड ओनली ऑन प्रिस्क्रिप्शन, ऐसी कौन सी ड्रग है उनको जो है बेचा जाएगा केवल और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से। ऑप्शन क्या है, GHPX, तो देखिए ऐसी कौन सी ड्रग है जो ओनली एंड ओनली प्रिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। तो इसके अंदर क्या आता है, शेड्यूल एच ड्रग, ठीक है। एच ड्रग के अंदर जो भी ड्रग्स आती है वो क्या करेगी, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन उसको रिटेलर में नहीं बेचा जाएगा। कौन कौन सी ड्रग्स इसके अंदर आती है, तो देखिए एल्प्राजोलम, एल्प्राजोलम के बाद में सीफेफाइम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। इसके बाद में कोडीन, इसके बाद में एथियोनामाइड,
ठीक है। तो इस प्रकार की जो कैटेगरी की ड्रग्स है उनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं बेच सकते कोई भी रिटेलर। अब देखिए एग्जामिनर आपसे नेक्स्ट एमसीक्यू पूछ ले कि भाई ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको अंडर सुपरविजन ही आपको एडमिनिस्टर करनी है, तो वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, शेड्यूल जी की। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ड्रग दैट कैन बी एडमिनिस्टर्ड अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ठीक है, इसके बाद में देखिए शेड्यूल एक्स के अंदर कौन सी ड्रग आती है, जो हैबिट फॉर्मिंग करने वाली ड्रग, ऐसी ड्रग जिसको लेने की क्या हो जाए, हैबिट हो जाए पेशेंट की, ऐसी ड्रग को हम किस में डालते हैं, शेड्यूल एक्स के अंदर कौन सी ड्रग हो सकती है, ये साइकोट्रोपिक्स। ठीक है, इसके लिए जो है वो लाइसेंस की जरूरत होती है बेचने के लिए इन ड्रग्स को। ठीक है, ये आती है कौन सी, शेड्यूल एक्स। और शेड्यूल टू जैसा कुछ यहाँ पे अपने को देखने को नहीं मिलता है। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए मायोटिक मेडिकेशन हैज बीन गिवन टू ए पेशेंट विद ग्लूकोमा। एक मायोटिक मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की गई है इसके लिए, ग्लूकोमा के पेशेंट के लिए। द नर्स टेल द क्लाइंट दैट द पर्पज ऑफ दिस मेडिकेशन इज टू। अब नर्स जो है वो क्लाइंट को एक्सप्लेन कर रही है कि ये मेडिकेशन आपको क्यों दी गई है, इसका क्या पर्पज है। ऑप्शंस हमारे पास में, इट ब्लॉक द रेस्पॉन्सेज दैट आर सेंड टू द आई मसल। ठीक है, ये क्या करेगी, रेस्पॉन्स को क्या कर देगी, ब्लॉक कर देगी जो आई मसल्स को सेंड होते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इट विल रिलैक्स द आई मसल। ये क्या करेगी, आई मसल को रिलैक्स करेगी। एंड डिक्रीज ब्लरिंग ऑफ विजन, साथ साथ में विजन को जो है ब्लर होने से बचाएगी। सी क्या है, इट विल कॉन्स्ट्रिक्ट द आई टू रिड्यूस इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ये क्या करेगी, आई को क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, और साथ साथ में इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर को भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नेक्स्ट, इट विल डायलेट द आई टू रिड्यूस इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर। ये क्या करेगी, डायलेट करेगी। ठीक है, रिड्यूस करेगी या डायलेट करेगी, कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट रहेगा, पेशेंट किसका है, ग्लूकोमा का। अच्छा एमसीक्यू है, बार बार ये टॉपिक भी डिस्कस किया जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखो ग्लूकोमा के अंदर होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको एमसीक्यू आप सोल्व, अगर ग्लूकोमा नहीं पता होगा तो आप एमसीक्यू सोल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे थोड़ा सा स्लाइटली यहाँ पे डिस्कशन करना जरूरी है। ठीक है, देखो ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो है वो कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डैमेज होता है किसको, ऑप्टिक नर्व को। ठीक है, ऑप्टिक नर्व क्या होती है, कंप्रेस होती है, डैमेज होती है, जिसकी वजह से प्रोग्रेसिव पेरिफेरल विजन लॉस होने लगता है पेशेंट को। ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टनल विजन। ठीक है, साइन होता है ग्लूकोमा वाले पेशेंट के अंदर। देखिए ये तो बात किसकी कर रहा हूं मैं, प्रोग्रेसिव ग्लूकोमा की। ठीक है, और एक प्रकार का ग्लूकोमा ऐसा भी होता है जो कैसा होता है, एक्यूट होता है। ये एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन होती है एक्यूट के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर सडनली जो है वो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ता है और रेटिना के ऊपर प्रेशर डालता है, ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होकर डैमेज होती है। ये एक प्रकार की इमरजेंसी कंडीशन है। तो हम क्या देते हैं इस कंडीशन के अंदर, मायोटिक मेडिकेशंस देते हैं। और अभी मेडिकेशन करेगी क्या, देखो दो तरीके होते हैं प्रेशर अराइज होने के, या तो जो विट्रस फ्लूइड है वो ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में बन रहा है, दूसरा उसका ड्रेनेज तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, तभी तो इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो कौन सी यहाँ पे ड्रग अपन प्रोवाइड करवाएंगे। तो देखिए दो टाइप के होते हैं ग्लूकोमा भी। फर्स्ट कौन सा होता है, ओपन एंगल। सेकंड कौन सा होता है, एंगल क्लोजर। तो ओपन एंगल के अंदर तो क्या होता है, इंक्रीज एक्वस प्रोडक्शन एंड डिक्रीज आउटफ्लो बाय कॉर्निया एंड आइरिस। ठीक है, इनके बीच में क्या रहती है, कैनाल रहती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो ड्रेन होता जाता है।
इसके अंदर क्या हो रहा है, एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो मतलब धीरे धीरे ये ग्लूकोमा है वो बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जो सबसे पहले पेशेंट का पेरिफेरली विजन लॉस होता है। दूसरा क्या है, एंगल क्लोजर। अब यहाँ पे क्या होता है, जो एंगल है वो कैसा होगा, नैरोविंग हो गया, या फिर ये कैसा हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे जो है वो ड्रेनेज जो है वो सफिशियंट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से जो है वो प्रेशर बढ़ेगा और नर्व डैमेज होगी, लीड नर्व डैमेज। तो देखिए मायोटिक जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, कॉन्स्ट्रिक्ट करती है आई को। आई के जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना, ये जो एंगल रहता है इसके बीच का एंगल को यहाँ पे आइरिस को यहाँ क्या करेगी, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा कि जो एंगल का लाइक पहले आइरिस क्या थी, पूरी ऐसे यहाँ पे स्ट्रेच हो रही थी। अब आइरिस को इन्होंने क्या कर दिया, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया, छोटी हो गई, तो एंगल जो है वो ओपन हो गया और जो भी फ्लूइड वगैरह निकल रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, उसका आउटफ्लो भी ठीक हो जाएगा। इसलिए ग्लूकोमा के अंदर हम कौन सी मेडिकेशन देते हैं, मायोटिक। ठीक है, माइड्राइटिक मेडिकेशन अपन कभी नहीं देंगे, एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन अपन कभी नहीं देते हैं। ओके, अब देखिए ओपन एंगल की भी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ये क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी प्रोडक्शन को ही, जो फ्लूइड प्रोडक्शन हो रहा है उसको क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी। ये इसको हम क्या कहते हैं, बीटा एडर्जिक रिसेप्टर ब्लोकर। अब देखो एंगल क्लोजर के अंदर क्या देंगे, एसिटाजोलामाइड। ठीक है, एसिटाजोलामाइड अपन यहाँ पे एंगल क्लोजर के अंदर हम प्रोवाइड ड्रग को जो है वो अपन गिव कर सकते हैं। ठीक है, साइलेंट थीफ ऑफ आई को भी अपन यहाँ पे, क्योंकि ये साइलेंटली जो है वो आई साइड को ले जाता है पेशेंट की। नेक्स्ट एमसीक्यू, ग्लूकोमा को जो हम क्या बोल सकते हैं, साइलेंट थीफ ऑफ साइट। ठीक है, धीरे धीरे जो है वो पर्सन की रोशनी है वो चली जाती है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, व्हेन कंसिडरिंग द फार्माकोथेरेपेटिक इफेक्ट of drug administered to client, the nurse consider which property is most important। ठीक है, when considering the pharmacotherapeutic effect। ठीक है, फार्मेकोथेरेपेटिक इफेक्ट को कंसीडर करते हुए अपन क्या करते हैं, ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्लाइंट को, द नर्स कंसिडर विच प्रॉपर्टी ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो है वो ड्रग की जो कौन सी प्रॉपर्टी है यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, ड्रग की एफिकेसी, ड्रग की इंट्रैक्शन विद अदर ड्रग्स, या फिर ड्रग की पोटेंसी, या फिर टॉक्सिसिटी। फार्मेकोथेरेपेटिक इफेक्ट के अंदर क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रहनी चाहिए ड्रग की। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो क्या होगा, अपना करेक्ट आंसर ए। ठीक है, ए से एफिकेसी से आप क्या समझते हो, देखिए मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय ए ड्रग। ठीक है, मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो कितना क्लिनिकली इफेक्टिव हो रही है अपनी ड्रग, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रग की एफिकेसी। इसके हमें देखिए पोटेंसी क्या होती है, रिलेटिव डोज ऑफ ए ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर इफेक्ट। किसी भी ड्रग के पर्टिकुलर इफेक्ट को रिक्वायर करने के लिए हम क्या देते हैं, एक फिक्स डोज हम देते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, पोटेंसी। ठीक है, इसके बाद में देखिए एफिनिटी, एक टर्म और होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ ए ड्रग टू बाइंड द टारगेट। किसी भी टारगेट के साथ कितनी ज्यादा अच्छी टेंडेंसी है उस ड्रग की बाइंड होने की, उसे हम क्या कहते हैं, एफिनिटी। बाकी टॉक्सिसिटी तो आपको पता ही है, जो थेरेपेटिक लेवल होता है ड्रग का, उससे ज्यादा अगर लेवल पहुंच जाए उसे हम क्या कहते हैं, टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट एमसीक्यू, इंटरेक्शन विथ अदर ड्रग्स। ठीक है, ये एक अलग है कि भाई किस प्रकार से जो ड्रग है किस प्रकार से दूसरी ड्रग के साथ में इंटरेक्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू,
ए फार्मर कम्स टू द ओपीडी विथ स्वेटिंग, लैक्रिमेशन, पिन पॉइंट प्यूपिल, ठीक है, विथ हार्ट रेट ऑफ 40 बीट पर मिनट, द सिम्टम आर सजेस्टिव ऑफ, ठीक है। एक फार्मर है जो ओपीडी में आया है, उसको क्या हो रहा है, कंटिन्यू उसको स्वेटिंग हो रही है, लैक्रिमेशन हो रहा है, पिन पॉइंट पिपिल हो गई है, ठीक है। ये अपनी क्या है, कॉर्निया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पिपिल जो नॉर्मली कैसा रहता है, इस प्रकार से, बट यहाँ पे जो पेशेंट का पिपिल है वो कैसा हो गया, पिन पॉइंट पिपिल हो गया है। हार्ट रेट भी उसकी कैसी है, डिक्रीज है, ब्रेडिकार्डिया हो रहा है। अब ये सिम्टम्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं, एट्रोपिन की पॉइजन हुई है, कोकाइन की पॉइजन हुई है, दतुरा पॉइजनिंग है, या फिर ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा, देखो पिन पॉइंट पिपिल से आपको थोड़ा कंसिडर हो गया होगा कि भाई आंसर क्या हो सकता है। बाकी के देखो स्वेटिंग वगैरह है, लेक्रिमेशन है, ये भी एक ही प्रकार की पॉइजनिंग के अंदर होता है। सभी पॉइजनिंग में स्वेटिंग लेक्रिमेशन नहीं देखने को मिलेगा आपको, किसी किसी में आपको ड्राई देखने को मिलेगा, ठीक है, किसी में ड्राई स्किन होगी, ड्राई माउथ होगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। तो अभी देखिए अपन थोड़ा इसके साइन सिम्टम की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट की क्या हो जाए, पॉइजन हो जाए, तो क्या क्या साइन सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है एग्जाम में स्वेटिंग लेक्रिमेशन वगैरह ना दे, आपको नए साइन सिम्टम दे दे। तो देखिए पेशेंट को क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया। इसके बाद में पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, इनवॉलेंट्री यूरिनेशन, यूरिन आउटपुट जो है वो पेशेंट का कैसा होगा, इनवॉलेंट्री हो जाएगा। और साथ साथ में डिफिकेशन का भी इनवॉलेंट्री हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। स्टूल पास आउट भी कभी भी कर सकता है वो पेशेंट। इसके बाद में स्वेटिंग और लैक्रिमेशन, इसके बाद में सलाइवेशन, इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको, स्पेशली पिन पॉइंट प्यूपिल। अगर इसको ऑर्गेनोफॉस्फेट की टॉक्सिसिटी देनी है, पॉइजनिंग देनी है, तो एग्जामिनर हमेशा आपको क्या देगा, पिन पॉइंट प्यूपिल तो देगा ही देगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा एट्रोपिन, धतूरा एंड बेलाडोना की क्या हो जाए, पॉइजन हो जाए, तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे हमें। तो देखिए इनकी पॉइजनिंग में क्या होगा, सबसे पहले तो माइड्रियासिस। इसके बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको, ड्राई माउथ, और पेशेंट की स्किन भी कैसी रहेगी, ड्राई रहेगी। इसके बाद में हाइपरथर्मिया, टेम्परेचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। इसके बाद में और क्या देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया, और इसमें क्या था, ब्रेडिकार्डिया। अब क्या देखने को मिलेगा, यूरिन का क्या होगा, रिटेंशन, ठीक है। तो ये देखो मेनली क्या हो गया यहाँ पे, साइन एंड सिम्टम हो गए ऑर्गेनो। अब देखो अपने को क्या करना है, इनका ट्रीटमेंट करना है दोनों का। तो देखिए ऑर्गेनोफॉस्फेट अगर पॉइजनिंग हो जाए तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या दोगे आप, एट्रोपिन, ठीक है। और यहाँ पे एट्रोपिन की टॉक्सिसिटी हो जाए तो आप क्या दोगे, ठीक है। एट्रोपिन, धतूरा, बेलाडोना, किसी की भी पॉइजनिंग हो जाए तो आप क्या दोगे, फाइसोस्टिग्माइन, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छा एमसीक्यू है, आ भी सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, a nurse is changing the tapes on a tracheostomy tube, the client cuff and the tube is dislodged, the nurse in action क्या होगा इसका, ठीक है। नर्स का यहाँ पे प्रायोरिटी एक्शन, इनिशियल एक्शन क्या रहेगा, ट्रेकेस्टोमी ट्यूब की टेप चेंज कर रही थी वो, और क्लाइंट ने क्या किया, कफ किया, और ट्यूब जो है वो डिस्लोज हो चुकी है। क्या रहेगा करेक्ट आंसर, देखिए ऑप्शंस क्या है अपने पास में, कॉल द फिजिशियन टू री इंसर्ट द ट्यूब, वेंटिलेट द क्लाइंट यूजिंग a manual resuscitation bag and face mask, cover the tracheostomy site with sterile dressing to prevent infection, call the respiratory therapy department to reinsert the tracheostomy tube। क्या रहेगा करेक्ट आंसर अपना, अच्छा एमसीक्यू है।
तो देखिए यहाँ पे जो अपना इनिशियल एक्शन, प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगा, वेंटिलेट करना पेशेंट को, ठीक है। पेशेंट को वेंटिलेट कैसे करोगे, अगर ट्यूब वगैरह डिस्क्लोज हो गई, सबसे पहले तो इसको ओपन रख के, ठीक है, आप कैसे जाओगे, ए बी सी के साथ में, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, एयरवे को ओपन रखोगे, बट आपको ओपनिंग से यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं जाए, तो आप किस पे जाओगे अभी, ब्रीथिंग से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, वेंटिलेट द क्लाइंट यूजिंग मैनुअल रिसेसिटेशन बैग एंड फेस मास्क के साथ में आप क्या करोगे, क्लाइंट को ब्रीथिंग देना स्टार्ट करोगे। उसके बाद में आपकी जो बाकी के एक्शन रहेंगे, कॉल फॉर हेल्प वगैरह, आप सभी जो है वो बाद में करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, एयरवे को ओपन रखना है, वो आप किससे रख सकते हो, पास में पड़े आप किसी भी डायलेटर से, ट्रेकियल डायलेटर अगर आपके पास में हो, ठीक है। मेनली आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एयरवे नेरो नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, ए फीमेल क्लाइंट अराइव्स एट द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड स्टेट दैट सी वॉज रेप्ड, ठीक है। एक फीमेल क्लाइंट है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आई है आपके पास में, और वो कह रही है कि उसके साथ में रेप हुआ है। इन प्रिपेयरिंग ए प्लान ऑफ केयर, द प्रायोरिटी इंटरवेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप एज ए नर्स आप वहां पे क्या कर रहे हो, उसको केयर दे रहे हो, तो आपका प्रायोरिटी इंटरवेंशन एट द टाइम क्या होगा, प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकल फॉलोअप, क्या आप मेडिकल फॉलोअप अभी क्या क्या करने वाले हो, उसके लिए आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे, या फिर ऑब्टेनिंग अप्रोप्रिएट काउंसिल फॉर द विक्टिम, काउंसलिंग करोगे, प्रोवाइड एंटिसिपेटरी गाइडेंस फॉर पुलिस इन्वेस्टिगेशन, मेडिकल क्वेश्चंस एंड कोर्ट प्रोसीडिंग्स। आप क्या करोगे, उसको पुलिस इन्वेस्टिगेशन वगैरह में, और क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग है उसमें आप उसको यहाँ पे गाइडेंस दोगे, या फिर एक्सप्लोर सेफ्टी कंसर्न by obtaining permission to notify significant other who can provide shelter। या फिर आप क्या करोगे, सेफ्टी कंसर्न को यहाँ पे क्या दोगे, प्रायोरिटी दोगे, परमिशन लोगे कि भाई उसको टच करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो देखिए जब कभी भी अगर कोई रेप विक्टिम आपके आए आपकी क्लिनिकल एरियाज के अंदर, तो आपको क्या करना है, उसकी सेफ्टी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए आपको अपने प्लान ऑफ केयर यहाँ पे बनानी है, ठीक है। ऑब्टेन करना, उसकी परमिशन लेनी है उसको टच करने से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास्लो हिरार्ची मॉडल अपन सभी पढ़ते हैं, उसके अंदर अपन एक बात देखते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड के बाद में जो बात आती है वो क्या होता है, सेफ्टी। तो यहाँ पे जो है वो फिजियोलॉजिकल नीड कहीं भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिख रही है, उसके बाद में प्रायोरिटी अगर देंगे तो हम किसको देंगे, सेफ्टी को देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जो डेली एम्स है वो आपके साथ में खेलता है, आपके माइंड से खेलता है, ठीक है। हमें लगता है कि हाँ यहाँ पे सेफ्टी के पहले भी कुछ हो, सो क्या पता कुछ हो, तो यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स कहीं भी नहीं दिख रही है, बट सेकेंड ऑप्शन में आपको क्या करेक्ट जाएगा, सेफ्टी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मास्लो हिरार्ची मॉडल। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए, आपको दोबारा वापस से रीड करना है, फिर आपको ऑप्शन समझने हैं। अगर आपको फिर भी ना लगे तो फिर आप लेके आ जाओ किसको, मास्लो हिरार्ची मॉडल को, उससे आपको क्या थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आंसर किस प्रकार से हमें देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, देखिए इसमें देखो एक वर्ड पता लग रहा है आपको, मेडिकल फॉलोअप। फॉलोअप देखो यहाँ से अगर किसी स्टूडेंट ने इसको आंसर किया है तो उसको मैं बताना चाहूंगा कि फॉलोअप कब किया जाता है, आफ्टर द ट्रीटमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट अपन उसको फॉलोअप नहीं कहते हैं। फॉलोअप मतलब फॉलोअप आपको एडवाइस के लिए आते रहना है, पेशेंट को एजुकेट करता है कि आपको एक महीने बाद आना है, आपको 1 वीक बाद आके दिखाना है, तो वो क्या है, फॉलोअप ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो अभी वो आई है आपके पास में आफ्टर रेप, ठीक है। अभी यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड्स नहीं है, केवल सेफ्टी पे आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द फ्लो ऑफ पेनक्रियाटिक जूस इनटू द ड्यूडेनम इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस का फ्लो ड्यूडेनम के अंदर कौन कंट्रोल करता है, ठीक है। एम्पुला ऑफ वेटर, डक्ट ऑफ विल्सन, स्पिंक्चर ऑफ ओडई, या फिर पायलोरिक एंट्रम। क्या रहेगा अपना करेक्ट आंसर, देखिए सिंपल सा एमसीक्यू है, एनाटॉमी अगर जिसको आती होगी वो इजी से बता देगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, स्पिंक्चर ऑफ ओडई, ठीक है। स्पिंक्चर ऑफ ओडई क्या है, एक प्रकार का मस्कुलर वॉल होता है। ये क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है
for controlling the flow of pancreatic juice and bile juice। ठीक है, इन दोनों को फ्लो को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और उनका जो सिक्रेशन है वो क्या है कि सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में किस प्रकार से जाना है, उसके ऊपर कंट्रोलिंग कौन करता है, तो स्पिंक्चर ऑफ ओडई। नेक्स्ट एमसीक्यू, द आर्टरी दैट सप्लाइज ब्लड टू द डायफ्राम इज कॉल्ड। डायफ्राम को जो है वो कौन सी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, ये एमसीक्यू आपसे पूछा गया था। क्या है इसका करेक्ट आंसर, इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, सुप्रा रीनल आर्टरीज, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरीज या फिर सीलियक आर्टरीज। डायफ्राम की आपको ब्लड सप्लाई पूछा है। तो देखो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी क्या करेगी, डायफ्राम को सप्लाई करेगी। अब देखिए इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी ये किसको करती है, लार्ज इंटेस्टाइन को, प्लस रेक्टम के पार्ट को। इसके बाद में सुप्रा रीनल आर्टरी किसको करती है, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, सीलियक आर्टरी किसको करती है, लीवर, स्टमक, इसोफेगस, स्प्लीन, ठीक है, एंड ड्यूडेनम। इन सबको इनकी ब्रांचेज जो है वो सप्लाई करती है किसकी, सीलियक आर्टरी की। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी किसको करती है, अपने डायफ्राम को। विच लीवर सेल्स प्रोड्यूस बाइल, कौन सी लीवर सेल है वो बाइल का प्रोडक्शन करती है। ऑप्शंस क्या है, कूफर सेल, साइनसोइड्स, हिपेटोसाइट्स या फिर पैनक्रियाटिक एसिनर सेल। कौन सी सेल है जो बाइल का सिक्रेशन करती है, प्रोडक्शन करती है। तो देखो बाइल जूस का सिक्रेशन कौन सी सेल करती है लीवर में, ये करती है कौन सी, हिपेटोसाइट सेल। ठीक है, हिपेटोसाइट सेल क्या करती है, प्रोडक्शन करती है बाइल का, बट बाद में इसको जो है वो मॉडिफाई किसके द्वारा किया जाता है, तो कोलेंजियोसाइट सेल के द्वारा। ठीक है, कोलेंजियोसाइट लाइनिंग्स होती है बाइल डक्ट्स के अंदर, कोलेंजियोसाइट लाइनिंग्स कहाँ पे, बाइल डक्ट से, ये क्या करता है, इसको मॉडिफिकेशन करता है इसके अंदर। ठीक है, बाद में जाके गाल ब्लेडर में क्या हो जाता है, स्टोरेशन इसका देखने को मिलता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, कुफर सेल। कुफर सेल क्या है, एक प्रकार की मैक्रोफेजेज है। ठीक है, मैक्रोफेजेज होती है। इसके बाद में देखिए पैनक्रियाटिक एसिनर सेल, इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सोक्राइन पैनक्रियाज। ठीक है, एक्सोक्राइन पैनक्रियाज की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, पैनक्रियाटिक एसिनर सेल। ये क्या करती है, सिंथेसिस करती है, स्टोर करती है एंड सिक्रेट करती है किसको, डाइजेस्टिव एंजाइम को। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम एक्टिवेट कहाँ होते हैं, ये भी एमसीक्यू पूछा गया था, एक्टिवेट कहाँ होते हैं, तो ड्यूडेनम में। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, वो साइनोसोइड्स तो एक प्रकार के यहाँ पे क्या है, ब्लड की कैपिलरीज होती है लीवर के अंदर। द मैगेंटा कलर टंग इज सीन इन विच विटामिन डिफिशियंसी। ठीक है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी की वजह से मैगेंटा कलर टंग यहाँ पे जो है वो देखने को मिलेगी। ऑप्शन क्या है, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन B1। ठीक है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी से टंग का कलर कैसा हो जाएगा, मैगेंटा कलर।
तो देखो मैजेंटा, आपको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ मैजेंटा किसको कहते हैं। पर्पलिश रेड टंक होती है उसे हम क्या कहते हैं, मैजेंटा कलर। ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से देखने को मिलती है, तो विटामिन B2 की डिफिशियंसी से देखने को मिलती है। विटामिन B2 को हम क्या कहते हैं, राइबोफ्लाविन कहते हैं हम विटामिन B2 को। अब ये इसकी डिफिशियंसी से और क्या क्या देखने को मिल सकता है, विटामिन डिफिशियंसी से और क्या देखने को मिलता है, देखिए चिलोसिस देखने को मिल सकता है, एंगुलर स्टोमाटाइटिस, इसके बाद में कॉर्नियल नियोवास्कुलराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे कॉर्निया के अंदर भी क्या है, डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी अगर विटामिन B2 का डिफिशियंसी अगर होती है तो। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, A patient is suspected of having myocardial infarction. The nurse assess for elevation in the which of the following isoenzyme values report within the creatinine kinase level. A patient अब suspect हो गया किसके लिए, MI के लिए। द नर्स, अब नर्स असेस कर रही है एलिवेशन के क्या, आइसोएंजाइम के एलिवेशन की। ठीक है, अब देखो क्रिएटिनिन काइनेज का यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एलिवेशन देखने को मिल रहा है, एक बार का क्या है, आइसोएंजाइम है। तो देखो क्रिएटिनिन केवल अकेला तो यहाँ पे आइसोएंजाइम्स के साथ ही क्या होता है, यहाँ पे एलिवेट होता है। ठीक है, अब जो क्रिएटिनिन है वो कौन से आइसोएंजाइम के साथ में वैल्यू जो है उसकी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोएंजाइम वैल्यू रिपोर्ट विथ द क्रिएटिनिन काइनेज लेवल। ठीक है, जो क्रिएटिनिन काइनेज का जो एक्स लेवल है, तो आइसोएंजाइम जो इसके अंदर होता है उसका भी एक्स लेवल रहेगा, मतलब दोनों इक्वली यहाँ पे बड़े हुए देखने को मिलेंगे, MB, BB, MM या और MK। तो देखिए क्रिएटिनिन काइनेज के जो है आइसो एंजाइम्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, MB और BB। ठीक है, इसकी जो सब यूनिट होती है वो किससे रेस्पॉन्सिबल होती है, या तो होगी वो मसल से हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, M, और ब्रेन से हो रही है तो उसको हम क्या डिनोट करेंगे, B टाइप। ठीक है, अब देखिए आइसो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन अगर हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हार्ट मसल के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, मसल्स का ब्रेकडाउन या फिर मसल्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, अल्ट्रेशन देखने को मिलता है मसल्स की फंक्शंस में। तो देखिए यहाँ पे जो क्रिएटिनिन काइनेज का अगर हार्ट मायोकार्डियल इंफेक्शन के अंदर अगर आइसो एंजाइम एलिवेट हो रहा है तो वो कौन सा होगा, MB। ठीक है, CK-MB हम यहाँ पे टेस्ट भी परफॉर्म करवाते हैं, इसके लिए करवाते हैं मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, MB किसको, देखो इसको हम क्या बोलते हैं, CK1+MB, ये किसको डिनोट करता है, हार्ट को। नेक्स्ट CK2BB, ये किसके लिए होता है, ब्रेन के लिए। नेक्स्ट CK3MM, ये किसके लिए होता है, स्केलेटल मसल्स के लिए। ओके, अच्छा एक मिनट थोड़ा करेक्शन करना है हमें, देखो CK2+MB ये होता है हार्ट के लिए, CK1BB ये डिनोट करता है ब्रेन को। ठीक है, नेक्स्ट MCQ अपना, हाइपर विटामिनोसिस ऑफ, ठीक है, कौन से विटामिन का हाइपर विटामिनोसिस हो रहा है, ये क्या कोज करेगा, साइन एंड सिम्टम कौन से, हेडेक, वोमिटिंग, वर्टिगो, डिप्लोपिया एंड स्किन डिस्कोमेशन। ठीक है, ऐसा कौन सा विटामिन का हाइपर विटामिनोसिस हो रहा है बॉडी के अंदर, जो कौन कौन से साइन डेवलप कर रहा है, हेडेक डेवलप कर रहा है, वोमिटिंग डेवलप कर रहा है, वर्टिगो डेवलप कर रहा है, डिप्लोपिया डेवलप कर रहा है और स्किन डिस्कोमेशन हो रहा है इस विटामिन के हाई होने से। ऑप्शंस क्या है हमारे पास में, विटामिन A, D, E और K। तो देखो ये जो सारे सिम्टम्स आते हैं ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आते हैं, हाई लेवल ऑफ विटामिन A की वजह से। ठीक है, और अगर लॉन्ग टाइम तक कंटिन्यू यहाँ पे
विटामिन ए की हाई डोज जाएगी तो ये क्या करवा देगी, लीवर के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स अपीयर करवा देगी, ठीक है, लीवर डैमेज करवाना शुरू कर देगा हाई लेवल ऑफ विटामिन ए। हाइपर विटामिनोसिस ऑफ विटामिन ए कोज साइन एंड सिम्टम्स सच एज हेडेक, वोमिटिंग, वर्टिगो, डिप्लोपिया एंड स्किन डिस्कॉमेशन, ठीक है, स्किन पे अंदर क्या हो जाएंगे, रैशेज वगैरह होने लगते हैं, ये सारे क्या है, प्राइमरी साइन है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विटामिन के तो आप सभी को पता ही होगा, जो अपने टिश्यू क्लोटिंग्स को अपन लाइक बच्चे को विटामिन के का अपन इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग विथ एनीमिया इज ट्रीटेड बाय, न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग विथ एनीमिया इज ट्रीटेड बाय, किसकी ट्रीटमेंट से अपन क्या कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल वर्सनिंग विथ एनीमिया को अपन ट्रीट कर सकते हैं आयरन से, फोलिक एसिड एलोन से, पायरिडोक्सिन से, या फिर फोलिक एसिड एलोन विथ हाइड्रोक्सी कोबालामाइन से, ठीक है। एनीमिया हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम आ रहे हैं, इनको ट्रीट करना है हमें, किससे करोगे, आयरन से करोगे, फोलिक एसिड के साथ करोगे, पायरिडोक्सिन के साथ करोगे, या फिर फोलिक एसिड अलोंग विथ हाइड्रोक्सी कोबालामाइन, इनकी टेबलेट साथ में धोके देखे। तो देखो फोलिक एसिड अकेला किसके लिए ठीक कर सकता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, पेशेंट को एनीमिया के साथ में न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम भी आ रहे हैं, तो इसलिए हम क्या देंगे साथ साथ में, कोबालामाइन, ठीक है, फोलिक एसिड प्लस विटामिन B12, ये क्या कर देंगे, न्यूरोलॉजिकल साइन सिम्टम को भी डिक्रीज करने में हेल्प करते हैं और एनीमिया को भी ट्रीट कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा, ए 23-year-old male patient present with OPD, nausea, vomiting and 4 episode of loose stool, ठीक है, एक 23-year-old पेशेंट है, ओपीडी में आया है, नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है और 4 एपिसोड हो गए उसको लूज स्टूल लग रहा है। हिस्ट्री देख रहे हैं उसकी, और हिस्ट्री में अपन क्या देख रहे हैं, कंज्यूम्ड फूड फ्रॉम रेस्टोरेंट 3 आवर्स बैक, 3 घंटे पहले उसने क्या किया है, फूड खाया है किसी रेस्टोरेंट से। द मोस्ट कॉमनली इटियोलॉजी ऑर्गेनिज्म, अब यहाँ पे मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म क्या होगा इसके लिए, विब्रियो कोलेरा, साल्मोनेला, ई कोलाई, या फिर स्टेफाइलोकोकस ओरियस। देखिए इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, फूड पॉइजनिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है अपना यहाँ पे, स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर फूड पॉइजनिंग, ठीक है। 2 to 6 हार के अंदर अंदर अगर स्टेफाइलोकोकस से फूड पॉइजनिंग हुई तो इसके साइन सिम्टम जो है वो अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है अपना, फॉलोइंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड बैग्स आर डिस्पोज्ड इन विच कलर कोड बिन, ठीक है, इजी एमसीक्यू है, ठीक है। आज के जो टॉपिक है हमारे क्या है, मोस्टली इजी है, ठीक है, आप सभी को लगा होगा सर आज एकदम इजी एमसीक्यू सोल्व करवा रहे हैं, तो ये इजी एमसीक्यू आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा हुआ है, ठीक है। 1-2 एमसीक्यू जो है मैंने खुद से थोड़ा अलग उस टॉपिक से उठा के एमसीक्यू मैंने दिए, बट मोस्ट ऑफ जो आपको 1 लाइनर एमसीक्यू दिख रहे हैं ये एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो थोड़ा इन टॉपिक्स को आपको पढ़ के जाना, लाइक जो BMW वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह है, लाइक जैसे एमसीक्यू आपको पूछा गया है, तो इस प्रकार से एमसीक्यू आपको देखने को मिल सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस और इससे जी पहले वाला जो वैकेंसी था उनमें इस प्रकार से एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किए गए थे, और उन्होंने जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग ही जो हम यहाँ पे सोल्व आउट करवा रहे हैं। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस बनाई गई है। तो देखो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, अब जो ब्लड बैग है उसको यहाँ पे किसमें पूछा है, डिस्पोज करना है, कौन से कलर कोड में करोगे डिस्पोज, किसको पूछा है, ब्लड बैग को, रेड येलो ब्लू व्हाइट, तो किसमें कर दोगे, येलो कलर के अंदर, ठीक है। रेड में किसको करोगे, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट था उसको करोगे, और बाकी ब्लड बैग को किसमें करोगे, येलो कलर के अंदर, ठीक है। तो इसी के साथ ही अपनी आज की क्लासेस को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो से अच्छा लगा हो, और मैं आपसे एक फीडबैक चाहूँगा कि एक तो देखो एमसीक्यू सोल्व करवाना, जिसमें केवल और केवल क्या रहता है, एमसीक्यू रहता है और थोड़ा बहुत उसका रेशनल रहता है, कि हाँ लाइक जैसे ये एग्जाम्पल है, ब्लड बैग किसमें डिस्पोज करेंगे, येलो कलर में, एक हो गया। इसके बाद में मैं आपको बता दूंगा कि भाई रेड में क्या क्या करते हैं, तो रबर, प्लास्टिक आइटम्स, उसके बाद में ब्लू के अंदर क्या करेंगे, ग्लास एंड मेटालिक आइटम्स,
इसके बाद में देखो वाइट में क्या करोगे, शार्प। ठीक है, देखो एक तो तरीका ये है, इस प्रकार से मैं आपको एमसीक्यू सोल्व कराऊँ। ठीक है, इससे तो क्या होगा कि आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक तो टाइम कम लगता है और एमसीक्यू आपको ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा क्या है कि एक जैसे ये आपको आ गया टॉपिक BMW, तो BMW से जितने एमसीक्यूज बनते हैं या जो एमसीक्यू बनता है, लाइक एमसीक्यू बनता है साइटोटॉक्सिक ड्रग को कौन से बैग के अंदर डिस्पोज करते हैं। ठीक है, ये एमसीक्यू बन गया। या फिर आ जाए ग्लूकोज स्ट्रिप्स, ग्लूकोज हम टेस्ट करते हैं, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज स्ट्रिप्स को हम किसके अंदर डिस्पोज करेंगे। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बने हुए हैं। तो मेरा क्या टारगेट रहता है कि ये तो आपको बताऊं, साथ साथ में ये भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जो अपना प्रीवियस पैटर्न रहता है। बट कुछ स्टूडेंट्स का है कि सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कराऊँ तो मैं क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ। तो एक बार ये फीडबैक आप मुझे देना कि आपको किस प्रकार का यहाँ पे प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो देखो अब इसका मैं अलग से 4 ऑप्शन बना के एक ऑप्शन बीच में ये दूँ, फिर मैं बता दूँ हाँ भाई साइटोटॉक्सिक को इसके अंदर हम डिस्पोज करते हैं, तो देखो वो आपका मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होगा वो चीज़ आपकी। तो इससे अच्छा डायरेक्ट इससे टॉपिक आ गया तो मैंने बता दिया भाई साइटोटॉक्सिक ड्रग किस में करते हैं, ग्लास जो ग्लूकोज स्ट्रिप्स है वो किस में करते हैं। ठीक है, अब देखो एक तो ये दोनों एमसीक्यू का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करने है कि किस में करते हैं। ठीक है, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दूसरा तो आप मुझे साथ साथ बताना भी है कि मैं किस प्रकार से अपने आप को मॉडिफाई करूँ। ठीक है, लाइक नोटसेट के अंदर तो मैं करवाता था, हो सकता है यूपीएमएस के अंदर हमारे जो नए स्टूडेंट जो जुड़े हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो मेरे डिस्कशन वाले, अपना जैसे टॉपिक डिस्कशन में करता हूँ। ठीक है, ज़्यादा लेंथी भी नहीं करता हूँ, 3-3, 4 घंटे के टॉपिक्स होते हैं, उनको अपन 3-4 मिनट में 5 मिनट के अंदर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, वो एक तरीके से आपका शॉर्ट रिवीजन हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूँगा इस बात को। तो आई होप आपके अच्छे तरह समझ में आ गया होगा मैटर। तो हमारी टेस्ट सीरीज रन करवाई जा रही है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज किसके लिए, यूपीयूएमएस के लिए। कितने टेस्ट पेपर है, 25 मॉडल टेस्ट पेपर है। प्राइस भी कैसी रखी है उन्हें, अफोर्डेबल रखी है, जो भी स्टूडेंट बाय कर सकता है। एकदम स्टूडेंट के हिसाब से हमने प्राइस रखा, तो ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। थैंक यू सो मच बनाने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा कल। और आप मुझे प्लीज़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो, तो डू कमेंट्स एंड लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर क्लासेस। थैंक यू।